गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्लेटो के दर्शन को आगे बढ़ाते हुए इसमें आज आगे का चैप्टर देखेंगे। इसमें देखिए, हमने न्याय सिद्धांत देख लिया था, ठीक है, शिक्षा सिद्धांत देख लिया था, साम्यवाद का सिद्धांत अपना चल रहा था, उसको हमने देख लिया था। उसमें संपत्ति का साम्यवाद था और परिवार विषयक या स्त्रियों का साम्यवाद था। पिछली क्लास में हमने स्त्रियों के साम्यवाद के बारे में चर्चा की कि स्त्रियों के साम्यवाद के बारे में प्लेटो के क्या विचार थे, कैसे इसकी आलोचना होती है, किन आधारों पर इनकी आलोचना होती है। और हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में क्या अंतर है, क्या समानता है। तो देखिए, आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि प्लेटो का जो साम्यवाद है और जो आधुनिक साम्यवाद है उनमें क्या समानता है और क्या असमानता है। लेकिन इसको आगे बढ़ाने से पहले हम साम्यवादी जो शब्द है इसकी व्याख्या करेंगे। इस साम्यवाद का मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे को साम्यवादी जो विचारधारा है, साम्यवादी जो शब्द है, इसके अर्थ प्रकृति का पता नहीं चलेगा तो हम कैसे इसमें समानता कर पाएंगे और कैसे इसमें असमानता कर पाएंगे। और इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि आगे की जो थियरी है उसको समझने के लिए और राजनीति विज्ञान में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए इनकी व्याख्या और इनको समझना, इनसे संबंधित अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, थोड़ा सा इसमें साम्यवाद को समझ लेते हैं। देखिए, जो साम्यवाद है वो एक विचारधारा है। क्या है? विचारधारा। देखिए, विचारधारा की अगर परिभाषा लें तो विचारधारा एक विचारों का समूह होता है और एक विश्व दृष्टि पर आधारित होता है और अपने आप में पूर्णता का दावा करता है। तो ऐसे विचारों के समूह को हम विचारधारा कहते हैं। देखिए, अगर राजनीति विज्ञान में बात करें तो हमने देखा कि सबसे पहले जो विचारधारा आई वो कौन सी आई? उदारवादी विचारधारा। कौन सी आई? उदारवादी विचारधारा। ये 16वीं शताब्दी में आई, ठीक है। अब इसके पीछे भी एक कारण था कि ये क्यों आई। क्योंकि 16वीं शताब्दी से पहले कोई विस्तृत नियम नहीं थे, कोई कायदे नहीं थे, कोई कानून नहीं थे, कोई संविधान नहीं था, कोई विधि नहीं थी, कोई नियम नहीं थे। अराजक माहौल था, ना कोई निश्चित कानून थे। जो शक्तिशाली था वही क्या था? शासक था। तो व्यक्ति को स्वतंत्रता ही नहीं दी जाती थी। पहले के शासनकाल की अगर बात करें, यूरोप वगैरह कंट्री की या यहाँ की बात करें तो क्या होता था कि व्यक्ति को आज़ादी कम मिलती थी, व्यक्ति के साथ में अमानवीय व्यवहार किया जाता था। तो 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन में एक विचारक का जन्म हुआ, जॉन लॉक, ठीक है। अब जॉन लॉक का जो जन्म हुआ तो उन्होंने अपनी एक आइडियोलॉजी रखी। व्यक्ति क्या है? विवेकशील प्राणी है। व्यक्ति में सोचने समझने की क्षमता है। व्यक्ति अपना भला बुरा नेक क्या है इसके बारे में जान सकता है, ठीक है। इसलिए व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। क्या बात कही उन्होंने? स्वतंत्रता की बात की। अब जॉन लॉक ने 3 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में कहा, जिसमें 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की उन्होंने चर्चा की। जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्वतंत्रता थी ये अनलिमिटेड स्वतंत्रता की बात की गई उसमें। क्यों अनलिमिटेड स्वतंत्रता की बात क्यों की गई? क्योंकि इन विचारकों का मानना था कि व्यक्ति में जब विवेक है तो वो अपना अच्छा भला स्वयं जान सकता है, इसलिए व्यक्ति को अनलिमिटेड स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अब देखिए, लोकतंत्र की शुरुआत हुई इसी विचारधारा के कारण, मैंने जैसा कि आपको बताया था, ठीक है। देखिए, लोकतंत्र में व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं तो लोग सबसे पहले इसी कारण ब्रिटेन में क्या हुआ था कि संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी ब्रिटेन में, लोकतंत्र की विकास हुआ था, ठीक है। तो कौन सी विचारधारा के कारण? उदारवादी विचारधारा के कारण। अब उदारवादी विचारधारा के कारण क्या हुआ? समाज में डिस्क्रिमिनेशन फैल गया। समाज में 2 वर्ग बन गए, एक अमीर और गरीब। कौन कौन से वर्ग बने? अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, ठीक है। अब देखिए, जब दोनों वर्ग बने तो क्या हुआ? किसके कारण से बने? उदारवादी विचारधारा के कारण। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को अनलिमिटेड स्वतंत्रता दी गई थी। अब अनलिमिटेड स्वतंत्रता का फायदा प्राकृतिक अधिकारों की अगर बात करें जॉन लॉक के अनुसार, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा लेकिन इसको मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए
कि जो व्यक्ति शक्तिशाली थे, देखिए जॉन लॉक, इसके पहले मैं एक लाइन और बता देता हूँ आपको। जॉन लॉक ने क्या कहा कि प्रकृति में जो संपत्ति है, यानी कि ये जो विचारधारा के प्रवर्तक थे, उन्होंने क्या कि प्रकृति में जो संपत्ति है वह सबकी है, वह सबकी है, लेकिन उसमें कोई अपना शारीरिक व मानसिक श्रम का मिश्रण कर देता है तो वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है, यानी कि उदारवादी विचारधारा क्या कहती है कि प्रकृति में जो संपत्ति है वो सबकी है, लेकिन अगर उस प्राकृतिक संपत्ति में, अगर प्राकृतिक संपदा में कोई अपना शारीरिक या मानसिक श्रम मिश्रण कर देता है तो वो उसकी निजी संपत्ति बन जाती है। अब क्या हुआ कि जो समाज में जो एडवांस लोग थे, उन्होंने क्या किया कि अधिक प्राकृतिक संपदा पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, अब अधिक प्राकृतिक संपदा पर अपना कब्जा कर लिया तो क्या हुआ, कुछ लोग कमज़ोर थे समाज में, वो इस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा पाए, इसलिए क्या हुआ कि समाज में दो वर्ग बन गए। जो लोग एडवांस थे उन्होंने प्राकृतिक संपदा थी, प्राकृतिक जो रिसोर्सेज थे, प्राकृतिक जो संसाधन थे, उनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया, और जो लोग एडवांस नहीं थे, मुख्य धारा में नहीं थे, वो क्या रह गए, गरीब रह गए। उन्होंने प्राकृतिक संपदा में उनको हिस्सा मिला, नहीं मिला या बहुत कम मिला। इस कारण से समाज में क्या हो गए, अमीर और गरीब का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, अब अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट आया तो समाजवादी विचारधारा ने पांव पसारे। किसने? समाजवादी विचारधारा ने पांव पसारे। समाजवादी विचारधारा क्या कहती है कि अमीर और गरीब बिल्कुल, दोनों वर्गों को बिल्कुल तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या किया जा सकता है, दोनों में बैलेंस किया जा सकता है, यानी कि दोनों में समानता स्थापित की जा सकती है। अब समानता का मतलब ये नहीं कि गरीबों का धन लूट के किसको दिया जाए, गरीब को दिया जाए, नहीं। समाजवादी विचारधारा कहती है कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगाया जाए और वेलफेयर के काम किसके लिए किया जाए, गरीब के लिए किया जाए। क्यों? क्योंकि अमीर किसकी वजह से गरीब है, अमीर किसकी वजह से अमीर है, स्टेट की वजह से। अब स्टेट को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा, और इससे टैक्स से वसूल करके जो पैसा मिलेगा वो गरीब वर्ग के ऊपर खर्च किया जाएगा। तो समाजवादी विचारधारा क्या करती है, इनको बैलेंस करने की कोशिश करती है। अब जो साम्यवादी विचारधारा है वो समाजवादी विचारधारा से भी एक कदम एडवांस है। साम्यवादी विचारधारा वर्ग जो शोषण है, वर्ग विभेद है, इसको बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त करना चाहती है। ये उदारवादी विचारधारा की विरोधी विचारधारा है। इन्होंने कहा कि जब तक समाज में साम्यवादी व्यवस्था लागू नहीं होगी, अर्थात समाज में जितनी भी संपत्ति होगी उसके ऊपर सबका अधिकार होगा, यानी कि व्यक्ति क्या करेंगे, साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। यानी कि व्यक्ति में एबिलिटी है कार्य करने की, जैसे कि मान लीजिए कि रोज का वो 100 रुपये की कीमत जितना ही काम कर पाता है, लेकिन उसको भोजन की आवश्यकता है 200 रुपये की। ठीक है, तो उसको वो 100 रुपये का कार्य करेगा और बदले में उसको 200 रुपये का उसकी जो शरीर की आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए उसको 200 रुपये मिलेंगे। साथ में ये दूसरा उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं साम्यवादी विचारधारा को, जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति इतना काबिल है कि 2000 रुपये कमा सकता है वो रोज के, ठीक है, लेकिन उसको आवश्यकता है 200 रुपये की, तो व्यक्ति 2000 का काम करेगा और प्राप्त कितना करेगा, 200 प्राप्त करेगा। अब जो एक्स्ट्रा बचेंगे वो कौन प्राप्त करेंगे, जो शारीरिक क्षमता के उनमें कम है, मेहनत कम कर सकता है लेकिन आवश्यकता ज़्यादा है। तो इस प्रकार से बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी, यानी कि जो संपत्ति होगी वो राष्ट्र की संपत्ति होगी, सबका उसके बराबर का अधिकार होगा, वर्ग विभेद नहीं होगा, समाज में वर्गों का कोई रोल नहीं रहेगा, अमीर वर्ग गरीब नहीं रहेगा, सब लोग समान रहेंगे, मिलके क्या करेंगे कि जो जितनी भी संपदा है उसका उपभोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि परिवार है, परिवार में 5 सदस्य हैं, ठीक है, अब मान लीजिए कि 5 सदस्य में एक सदस्य अपंग है, ठीक है, 4 स्वस्थ हैं, तो 4 लोग ज़्यादा काम करेंगे और 5वां जो अपंग व्यक्ति है वो कम काम कर पाएगा, वो उनके बराबर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या अपंग व्यक्ति को एक टाइम खाना दिया जाएगा?
क्या अपंग व्यक्ति को एक समय का भोजन ही दिया जाएगा? नहीं, ये 4 लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से कार्य करेंगे, लेकिन इस एक अपंग को भी साथ में लेके चलेंगे। लेकिन उदारवादी विचारधारा ये कहती है कि अपंग को अपने हाल पे छोड़ दो, ये जिएगा तो ठीक है, मरेगा तो ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर यही कहते हैं, उत्तरजीविता का सिद्धांत देते हैं कि विकलांग लोगों को तो मार देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए रास्ते से, क्योंकि ये राष्ट्र के ऊपर क्या बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं। लेकिन ये जो साम्यवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, ये उदारवादी विचारधारा के अगेंस्ट आई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि उदारवादी विचारधारा से क्या हो गया कि वर्ग भेद उत्पन्न हो गया था, वर्गों समाज में ऊंच नीच का भाव पैदा हो गया था। इसलिए इसको दूर करने के लिए साम्यवादी व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आया था। और साम्यवादी विचारधारा ये कहती है कि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, सभी लोग मिलकर जो सरकारी संपदा है, राज्य की संपदा, उसका उपभोग करेंगे, शोषण को मिटाने का काम करेंगे, राज्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उदारवादी विचारधारा में व्यक्ति को इंपॉर्टेंस था। अब इस विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा किसको इंपॉर्टेंस देती है? राज्य को इंपॉर्टेंस देती है। ठीक है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपके फर्स्ट ईयर में चलता है, बीए पार्ट फर्स्ट में आप पढ़े होंगे अच्छी तरीके से, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे पीजी में भी ये विचारधारा चलेंगी, आइडियोलॉजी चलेंगी, तो आप इसका विस्तृत रूप से अच्छी ऑथेंटिक बुक लीजिए, उससे अध्ययन कीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये आइडियोलॉजी वो चीज़ है कि वर्तमान राजनीति को भी अगर समझना है अच्छी तरीके से, अच्छे व्यू में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी समझना है, तो कहीं ना कहीं इन विचारधाराओं का नॉलेज होना जरूरी है। बिना विचारधारा को समझे राजनीति विज्ञान को समझना असंभव है। ठीक है, क्योंकि आइडियोलॉजी के ऊपर ही पूरा संवाद टिका हुआ है। कौन विचारधारा, आज के समय में अगर किसी से पूछा जाए कि आप भाजपा को वोट क्यों करते हैं, आप कांग्रेस को वोट क्यों करते हैं, तो मुश्किल से 1% लोग जवाब दे पाएंगे सही तरीके से कि वो क्यों करते हैं। लेकिन हमारे को पता ही नहीं क्यों करते हैं। उसमें सब लोगों से पूछो, सब अपने अलग अलग विचार देंगे। आइडियोलॉजी जिसको पता है वो करेक्ट जवाब देगा कि भाजपा को वोट क्यों दे रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस को वोट क्यों दिया जा रहा है, साम्यवादी पार्टी है उसको वोट क्यों दिया जा रहा है, निर्दलीय लोगों को वोट क्यों दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आइडियोलॉजी क्या है, अपने हित कहाँ है। हाँ, अगर हम कौन सी विचारधारा को, कौन सी पार्टी को फॉलो करेंगे तो राष्ट्र कौन सी दिशा में जाएगा, और कौन सी पार्टी को वोट देंगे तो हमारी को क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो जो व्यक्ति सोच समझ के, देखिए, जिस व्यक्ति को विचारधारा का नॉलेज होता है और वो व्यक्ति वोट करता है, तो वो अपना वोट, भले ही उसकी पार्टी हार जाए या फिर वो अपना, उसका एक ही मत उसके पक्ष में जाए भले ही, लेकिन जिस व्यक्ति को विचारधारा का नॉलेज है और वो व्यक्ति मतदान कर रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने मत का दुरुपयोग नहीं करेगा। दुरुपयोग मीन्स उसका वोट बिकेगा नहीं, उसको भले ही आप लाखों रुपए दो, लेकिन जिस व्यक्ति को विचारधारा का नॉलेज है और वो व्यक्ति मतदान में भाग ले रहा है, तो अपने वोट की वो कीमत समझता है। ठीक है, अब आपके सिलेबस में ये विचारधाराएं क्यों पढ़ाई जाती हैं? अंक लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, नौकरी लगने के लिए नहीं। ये जो विचारधाराएं हैं वो अपने विचारों को डेवलप करने के लिए, अपने देश को आगे ले जाने के लिए, अपने देश की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए ये विचारधाराएं हमारे को पढ़ाई जाती हैं, ताकि हम सही गलत का फैसला कर सकें। ठीक है, आप देखते हैं इसमें आगे हम इसमें थोड़ा सा समानता देख लेते हैं। हम प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद की तुलना करते हैं। इसका 20 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें देखिए, समानता की अगर बात करें तो दोनों का लक्ष्य है, दोनों मतलब प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद दोनों क्या करते हैं, न्याय की व्यवस्था कर वर्ग संघर्ष को दूर करना है। देखिए, प्लेटो कैसे एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है, ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता है जिसमें कि न्याय व्यवस्था हो। न्याय का मतलब ये हो गया कि सब लोग संतुष्ट रहें। ठीक है, तो वर्ग संघर्ष को समाप्त करना चाहता है, यानी कि राज्य में कोई वर्ग नहीं होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, आपस में संघर्ष की भावना नहीं होनी चाहिए। तो प्लेटो ने साम्यवाद की स्थापना क्यों की, साम्यवादी सिद्धांत क्यों दिया? उन्होंने कहा कि राज्य में जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो क्या करेंगे, राज्य के लिए कार्य करेंगे, उनका बुद्धिमत्ता का तत्व उनमें पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन वो भ्रष्टाचार नहीं कर सके, भ्रष्टाचार करेंगे तो दूसरे के साथ में अन्याय होगा, वर्गों में संघर्ष बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि साम्यवादी व्यवस्था होनी चाहिए। आधुनिक साम्यवाद भी यही बात करता है कि वर्ग संघर्ष नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर वर्ग संघर्ष कौन सी विचारधारा के उदय के फलस्वरूप बढ़ा, उदारवादी विचारधारा के फलस्वरूप, क्योंकि अमीर गरीब का वर्ग बन गया था। साम्यवादी विचारधारा अमीर गरीब के फर्क को कम करने की बातें करते हैं। ठीक है,
दूसरी समानता की अगर बात करें, दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य को इंपॉर्टेंस देते हैं। देखिए साम्यवादी विचारधारा में मैंने अभी आपको बताया कि व्यक्ति के ऊपर फोकस ना करके किसके ऊपर विशेष जोर देती है, राज्य के ऊपर विशेष जोर देती है। राज्य को ये प्रबल बनाना चाहती है जिससे कि व्यक्तियों में शोषण की भावना ना बढ़ सके या फिर राज्य में व्यक्तियों का शोषण ना हो सके। तो यहाँ पे भी मैंने आपको जब प्लेटो पढ़ाया तो मैंने बताया था कि व्यक्ति के ऊपर ध्यान केंद्रित कम है प्लेटो का, और किसकी बात करता है, वो राज्य की बात करता है, राज्य को फॉलो करता है, अच्छे आदर्श राज्य की कल्पना करता है, राज्य अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात जो समानता है वो दोनों सामाजिक हित में व्यक्ति का हित समझते हैं, यानी कि प्लेटो का साम्यवाद भी यही कहता है और आधुनिक साम्यवाद भी कहते हैं कि सामाजिक हित ही क्या है, व्यक्ति का हित है। यानी कि सामाजिक हित का मतलब सभी का हित होना चाहिए राज्य में, स्वयं एक व्यक्ति का नहीं। उदारवादी विचारधारा क्या कहती है कि आप में इंटेलिजेंसिता है, आप में योग्यता है तो आप ज़्यादा प्राप्त कीजिए, जिसमें कम है वो कम प्राप्त करेगा। लेकिन ये जो साम्यवादी व्यवस्था वो ये कहती है कि भले ही इंटेलिजेंट हो या फिर कम नॉलेज वाला हो या फिर अपंग हो, कैसा भी हो, सबको मिनिमम आवश्यकताएं पूर्ति, अपनी जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करने का सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको एक सामाजिक जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए ये समझते हैं कि सभी व्यक्तियों का हित होगा, उसी में प्रत्येक व्यक्ति का हित समाहित है। नेक्स्ट जो आता है वो दोनों राज्यों में आर्थिक प्रतियोगिता को समाप्त करना चाहते हैं। दोनों आर्थिक प्रतियोगिता का मतलब क्या हो गया कि प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद भी यही कहते हैं कि व्यक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा जो धन प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जो अभिभावक वर्ग है वो संपत्ति को नहीं छुएगा। क्यों? क्योंकि संपत्ति से उसमें अवगुण आ सकते हैं, संपत्ति के द्वारा वो क्या कर हो सकता है, बेईमान हो सकता है, राज्य में अन्याय हो सकता है। ठीक है, इसलिए वो क्या करना चाहते हैं, इनको समाप्त करना चाहते हैं। देख लीजिए इनकी समानता के कारण मैक्सी ने क्या कहा, मैक्सी ने एक कथन कहा था कि प्लेटो अगर जीवित होता, प्लेटो अगर जीवित होता, प्लेटो अगर जीवित होता तो वह आधुनिक साम्यवादियों में आधुनिक पश्चिमी साम्यवादियों में प्रथम साम्यवादी होता, प्रथम साम्यवादी होता। क्यों? क्योंकि इसमें साम्यवाद के तत्व इसके दर्शन में हमारे को देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये समानता समझ में आ गई। अब थोड़ा सा डिफरेंट इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या असमानताएं आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में। प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक है, जबकि आधुनिक साम्यवाद क्या है, आर्थिक है। देखिए ये ध्यान देने योग्य बातें कि इनके साम्यवाद में कुछ तत्व समान भी देखने को मिलते हैं, कुछ असमान भी देखने को मिलते हैं। प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक है। राजनीतिक क्यों कहता है, प्लेटो क्यों कहा गया, क्योंकि वो शासक वर्ग के ऊपर पूरा फोकस करता है। वो कहता है कि साम्यवादी व्यवस्था किसके ऊपर लागू होगी, अभिभावक वर्ग के ऊपर लागू होगी। और अभिभावक वर्ग में कौन कौन आते हैं, दार्शनिक वर्ग आ गया और कौन आ गया, सैनिक वर्ग आ गया। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य राजनीतिक है, यानी कि राजनीति ज़्यादा कि राजनीतिक रूप से अगर इनको साम्यवाद लगाया जाएगा इनके ऊपर तो क्या होगा कि राज्य की स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी, राज्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, राज्य ज़्यादा प्रगति करेगा। लेकिन आधुनिक साम्यवाद की बात करते हैं तो इनका पूरा फोकस इकोनॉमी के ऊपर है, यानी कि आर्थिक साम्यवाद। व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए, यानी कि व्यक्ति को उतना ही मिलना चाहिए जितना कि उसकी आवश्यकता है। दूसरा है प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है, आधुनिक साम्यवाद सर्वव्यापक है। इसको अर्ध साम्यवाद, देखिए प्लेटो, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद कौन कहता है, नेटार्प प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद की संज्ञा देता है। ठीक है, अर्ध साम्यवाद क्यों कहा गया है, क्योंकि ये राज्य की जो आधी जनसंख्या है उसके ऊपर ही लागू हो रहा है। तो कौन कौन से के ऊपर लागू हो रहा है, ये दो वर्गों के ऊपर लागू हो रहा है, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग, जिनको मिला के मिश्रित रूप से क्या कहा जाता है, अभिभावक वर्ग। तो उसके ऊपर लागू होता है, इसलिए इसको अर्ध साम्यवाद की संज्ञा देता है। कौन देता है, नेटार्प। तीसरा है प्लेटो का साम्यवाद उपभोग के पदार्थों को प्रभावित करता है, इसका उत्पादन के साधनों से कोई संबंध नहीं है। आधुनिक साम्यवाद, जबकि आधुनिक साम्यवाद उत्पादन के साधनों के सामूहिक स्वामित्व से संबंधित है। देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है तो उपभोग के पदार्थों के ऊपर प्रभावित है, यानी उत्पादन से, प्लेटो के साम्यवाद का उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है। जबकि आधुनिक साम्यवाद का किससे है? उत्पादन से है। आधुनिक साम्यवाद ये कहता है कि एक व्यक्ति 2000 रुपये कमा रहा है, ज़रूरत 200 की, ठीक है, तो 1800 रुपये किसके पास में जाएंगे? स्टेट के पास में जाएंगे। एक व्यक्ति है, घर में 5 व्यक्ति हैं, 12 महीने का उनको चाहिए 5 क्विंटल अनाज, 5 बोरी अनाज की चाहिए, और उनके खेत में प्रोडक्शन हो रहा है कितना? 50 बोरी, तो 45 बोरी किसके पास में जाएंगी अनाज की? राज्य के पास में जाएंगी। इसके बदले में व्यक्ति को अपने खेत में काम करने की सैलरी और मिलेगी, तो व्यक्ति के दोहरा लाभ होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक तो अपने खेत में ही काम करने की सैलरी मिल रही है, दूसरी बात क्या कि उसको रोजगार की चिंता नहीं है, तो उसका माइंड पॉजिटिव सोचेगा, नेगेटिव नहीं सोचेगा, इसलिए प्रोडक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसलिए उत्पादन के ऊपर ज़्यादा फोकस है किसका? आधुनिक साम्यवाद का। जबकि प्लेटो का साम्यवाद उपभोग के ऊपर बात करता है। उपभोग का मतलब वो ये कहता है कि जो अभिभावक वर्ग है उसको केवल सरकारी भोजनालयों में भोजन करना है, उसको और चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चौथी असमानता की अगर बात करें तो प्लेटो का साम्यवाद में स्त्रियों का साम्यवाद है, जबकि आधुनिक साम्यवाद में स्त्रियों का साम्यवाद नहीं है। देखिए, प्लेटो ने अपने साम्यवाद में 2 साम्यवादों की बात की, संपत्ति का साम्यवाद और स्त्रियों का साम्यवाद या परिवार विषयक साम्यवाद। तो आधुनिक साम्यवाद संपत्ति की तो बात करता है, लेकिन स्त्रियों के साम्यवाद की बात नहीं करता है। यानी कि आधुनिक साम्यवाद ये नहीं कहता है कि व्यक्ति के जीवन में विवाह जैसी पद्धतियाँ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति का परिवार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का परिवार होना चाहिए, लेकिन ये हमारे को डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें रटने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर इन चीज़ों को आप रटोगे, रट के चले गए एग्जाम में, तो निश्चित रूप से भूल जाओगे। आपको आइडियोलॉजी को पकड़ना है, विचारधाराओं को समझना है, क्योंकि विचारधाराओं को समझ लोगे तो भारतीय राज व्यवस्था भी समझ में आ जाएगी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी समझ में आ जाएगी, लोक प्रशासन भी आपको समझ में आ जाएगा, इंडियन थिंकर भी आपको समझ में आ जाएंगे, वेस्टर्न थिंकर भी आपको समझ में आ जाएंगे पूरे के पूरे। यानी कि राजनीति विज्ञान का जो मेन रीड है वो क्या है? आइडियोलॉजी है। और जब तक आइडियोलॉजी हमारे को समझ में नहीं आएगी, तब तक भले या फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, फाइनल हो, 60% मार्क्स लाओ या 70% मार्क्स लाओ, कोई औचित्य नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि व्यक्ति में जब नॉलेज नहीं होगा, नॉलेज कब आएगा राजनीति विज्ञान का? जब उसमें विचारधाराओं का अध्ययन किया होगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे प्लेटो का आदर्श राज्य। ठीक है, धन्यवाद।